हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एस्पायर आरएस अकेडमी। और एस्पायर आरएस अकेडमी के तहत तुम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा जो पहला टॉपिक है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हम 3 कंपनीज को पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने जो डिस्कस किया था वो किया था पुर्तगीज को। पहला हमने किसको पढ़ा था? पुर्तगीज को, जो पुर्तगाल के निवासी थे। दूसरा हमने पढ़ा था डच को। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है। और हमने इसके बाद जिसको डिस्कस किया था वो थे ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटेन के निवासी थे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डेनिश। तो हमने वर्ल्ड मैप पे सबसे पहले इनकी लोकेशन पॉइंट करेंगे कि ये कंट्रीज कहाँ पर है, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट में ये कंट्रीज कहाँ पर है। तो डेनिश जो निवासी थे वो डेनमार्क के निवासी थे। अगर मैप पर आप सबसे पहले देखोगे तो मैं लोकेशन पॉइंट हमने सबसे पहले पुर्तगाल की थी कि पुर्तगाल की लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद हमने नीदरलैंड हॉलैंड की लोकेशन पॉइंट की थी, यूके की लोकेशन पॉइंट की। अगर यूके की इधर आप इस साइड आप देखोगे नॉर्थ सी है। कौन सा सी है? नॉर्थ सी है, ठीक है। और इधर है बाल्टिक सी। इसके बीच में एक छोटा सा आपको देश दिख रहा है, यही देश कौन सा है? डेनमार्क है। अब ये इन देशों की लोकेशन पे आपको पता चल रहा होगा वर्ल्ड मैप पे कि इन देशों का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, कितना छोटा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार की बड़ी बड़ी खोजें की और बाहर निकले और सी रूट्स को खोजा, क्योंकि उस समय जिस प्रकार नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर भी वहाँ के राजाओं ने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम जाओ और नई नई जगहों को खोजो, ठीक है। वहाँ जाकर व्यापार करो, व्यापार के साथ साथ अन्य उद्देश्य से अपना जिस प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार करो। एक लोगों में एक प्रकार की खुशी थी कि हम बाहर जाएं और नए नए क्षेत्रों की क्या करें, खोज करें। इसी के फलस्वरूप इन सभी देशों ने भारत की खोज की और भारत आए। और इसी आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए जो नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स के बाद कौन आए? डेनिश, जो डेनमार्क के निवासी थे, ठीक है। इन लोगों के पास इतना कोई नेविगेशन सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं था कि उस समय उनको पता चल जाए कि जिस प्रकार मैप खोला और पता चल गया कि भारत कहाँ पर है। क्योंकि हम पढ़ते हैं किस प्रकार स्पेन का एक निवासी था कोलंबस, जो भारत की खोज के लिए निकला। और भारत की खोज के लिए वो इस दिशा में निकला। उसको लगा कि पृथ्वी गोल है और मैं किसी भी तरफ से निकलूंगा और सीधा कहाँ पहुंच जाऊंगा? भारत पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा था नहीं। और यहाँ गया और यहाँ कैरिबियंस आइलैंड वगैरह इनकी खोज की और वहाँ रहने लगा। और कुछ समय बाद उसको पता चला कि ये तो भारतीय है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के उसने सोशल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके साथ साथ लोगों की जो कंडीशन देखी, उसको पता चला कि मैंने तो कहानियाँ कुछ और पढ़ रखी है भारत के बारे में कि भारत के लोग बहुत रिच होते हैं और वहाँ का व्यापार बहुत आगे के लेवल पर है, ठीक है। और वहाँ के लोग रिच होने के साथ साथ राजाओं की कहानियाँ जिस प्रकार पढ़ी, उसको लगा कि यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तब उसके दिमाग में आया कि मैं ये भारत नहीं कहीं और मैं आ गया हूँ। और उन्होंने लोगों से पूछा भी किया तुम भारतीय हो? तो कि नहीं, तुम दिखते तो रेड हो, इसलिए उसने नाम क्या रख दिया? रेड इंडियंस रख दिया उनका नाम, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। उसी के फलस्वरूप यहाँ के लोग कितने, मैं कह रहा हूँ, साहसिक रहे होंगे। धीरे धीरे उन्होंने जो सी रूट्स की खोज की और इतने तूफानों से बचकर कैसे निकल कर कहाँ पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे। और भारत एक अनजान जगह पर आकर उन्होंने किस प्रकार फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की, फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश करने के बाद अपने व्यापार को फैलाया, ठीक है। यहाँ के लोगों के साथ डील की, राजाओं के साथ डील की। ये सब कंप्लीट हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। और थोड़ा आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेनिश, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी टॉपिक को डिस्कस करने पर मैप पे लोकेशन पॉइंट करते हैं। तो मैप पे लोकेशन हमें पता चल गई कि डेनमार्क की लोकेशन कहाँ पर है। इस साइड नॉर्थ सी है, उस अगर उसके पूर्वी साइड देखोगे तो बाल्टिक सी है, ठीक है। और थोड़ा पूर्व पश्चिम में जाओगे तो यूके है, नीचे नीदरलैंड हॉलैंड है। तो इस प्रकार ये लोकेशन है। जर्मनी के ऊपर ये डेनमार्क की लोकेशन है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डेनिश। डेनिश कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के। तो कोई भी यूरोपियन पावर जब सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से आती है तो अपनी कंपनी की स्थापना करती है। वहाँ के लोग या सरकार एक कंपनी की स्थापना करते हैं, उस कंपनी का कुछ नॉर्म्स वगैरह रखते हैं और उसके बाद व्यापार करने के लिए कहाँ आती है? भारत में आती है। उसी प्रकार डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। वहाँ के लोगों ने मिलकर सरकार के पास गए और डिमांड की कि हम एक ऐसी कंपनी की स्थापना करें, क्योंकि भारतीय जो मसालों की डिमांड है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा है। और उन्होंने प्रॉफिट को देख लिया था कि जिस प्रकार पहले जो जानने वाले लोग थे वो वहाँ से वस्तुएं खरीद कर यूरोप लाते थे, और यूरोप लाने के बाद उन वस्तुओं से जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। इसी प्रॉफिट को देखते हुए यहाँ के लोगों को भी लगा कि हम भारत जाए और भारत की वस्तुएं कहाँ लाएं? यूरोप में लाकर बेचें, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जिस प्रकार वास्को डी गामा भारत आया था और वास्को डी गामा भारत आने के बाद कुछ वस्तुएं खरीद कर जब वापस गया
यूरोप, वो यूरोप वापस गया तो उसको जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने गुना प्रॉफिट हुआ था, 40 गुना उसको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो और भी लोग प्रोत्साहित होंगे। उसी प्रोत्साहन के तहत डेनिश के लोग भी प्रोत्साहित हुए और अपने राजा के पास गए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों सब लोग जा रहे हैं भारत और अपना व्यापार को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भारत जाएं एक कंपनी बनाकर और अपनी वहाँ फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश करें और भारत के साथ व्यापार करें। तो इसी के तहत एक कंपनी की स्थापना हुई। उस कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का क्या नाम था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। भारत की लोकेशन वहाँ कहाँ पड़ती है? ईस्ट में पड़ती है, इसलिए उस कंपनी का नाम क्या पड़ दिया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी की स्थापना हुई 1616 में, ठीक है। इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। और ये कंपनी बनाई गई और इस कंपनी के फॉर्मूले में ये लिखा गया कि तुम इसी रूट से होकर कहाँ जाओगे? भारत जाओगे और भारत जाने के बाद व्यापार करना और व्यापार एक फैक्ट्री स्टेब्लिश भी करना और उसके बाद भारत के साथ हमारा व्यापार क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो हम एक ही सी रूट्स को देखते हैं बार बार कि किस प्रकार बाहर की कंपनियां आती है और भारत में व्यापार करती है और कौन से रूट से होकर आती है। तो हम देखेंगे कि डेनिश भी उसी के तहत उसी रूट से आई, लेकिन डेनिश के साथ साथ एक दिक्कत थी कि जिस रूट से होकर डेनिश आए थे और जहाँ इन्होंने अरब सागर में प्रवेश किया, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो ये अरब सागर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पहले मजबूत स्थिति में कौन थे? पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली कई अन्य कंपनीज को यहाँ पर प्रवेश करने से क्या करती थी? मना करती थी या रोकती थी, क्यों? बैरियर लगाती थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र था? एस्तादो दी इंडिया था। कौन सा क्षेत्र था? एस्तादो दी इंडिया। यहाँ पर उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई रखी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी चला रखी थी, ताकि दूसरा कोई कंट्री उनकी परमिशन के बिना इस सी में प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो इसी प्रकार जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यूरोप से आई और ये जैसे यहाँ प्रवेश किया तो मना कर दिया पुर्तगालियों के, भाई साहब ये रास्ते ब्लॉक है, ये रास्ते आपके लिए नहीं है, यूरोप कॉन्टिनेंट से आने वाली कंट्रीज प्लीज यहाँ एंटर नहीं हुए। तो इन्होंने कहा कोई नहीं, जब हम यहाँ नहीं जा सकते तो इन्होंने ये रूट पकड़ा और सीधा कहाँ आ गए? इस तटीय एरियाज पे आ गए। पूर्वी जो भारतीय तटीय एरियाज था यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपना सामान रखना शुरू कर दिया और भारत के साथ व्यापार शुरू किया। और व्यापार के क्रम में हम पढ़ते हैं कि जब पहले कंपनी की स्थापना होती है, कंपनी की स्थापना के बाद वो जिस प्रकार भारत में आते हैं और भारत के अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते हैं? वस्तुएं खरीदते हैं और वस्तुओं को खरीद कर कहाँ लेके आते हैं? कॉस्टली एरियाज में लेके आते हैं, पोर्ट पर। तो यहाँ पर उनको सामान स्टोरेज करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? फैक्ट्री बनानी पड़ती है, ठीक है। क्या बनानी पड़ी? फैक्ट्री बनानी पड़ती है। उसी के फलस्वरूप डेनिश ने भी अपनी फैक्ट्री बनाई। ये भी पीछे क्यों रहे फैक्ट्री बनाने से? तो इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश की हम देख लेते हैं मैप पे, ठीक है। तो आप मैप पर अगर देखोगे तो इन्होंने सबसे पहले जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो कहाँ पर की? ट्रेकोबार में की, ठीक है। ये तमिलनाडु में जगह है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने अपने सामान को रखा और यहीं पर क्या कर दी? फैक्ट्री स्टेब्लिश की 1620 में, ठीक है। जब इनका व्यापार इसी क्षेत्र से अलग अलग जगह से चलने लगा और यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर ये रखने लगे, ठीक है, तो उसके बाद उनको लगा कि हम क्यों नहीं अन्य क्षेत्रों में जाएं और व्यापार करें। लेकिन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हमसे पहले जो कंपनीज आई वो कहाँ कंपनी फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश कर चुकी। तो उनको लगा कि बंगाल की जगह उनके दिमाग में आई कि बंगाल है वो बहुत अच्छा एरिया, रिच एरिया बा इंडिया में, जिसकी वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उत्पादक एरिया है, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती है, इसलिए जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है, पोर्ट बहुत अच्छे हैं। तो इनको लगा क्यों नहीं, हमें कहाँ चले जाना चाहिए? बंगाल में चला जाना चाहिए। और जब ये बंगाल में पहुंचे तब इनको पता चला कि यहाँ तो कंडीशंस और ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर आपस में जो जितनी भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की दूसरी पावर्स थी वो आपस में क्या कर रही थी? कॉन्फ्लिक्ट था, सबके बीच में झगड़ा कर रही थी, ठीक है, उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन उन्होंने लगा कि रिक्वेस्ट की इन्होंने इनके साथ ब्रिटिशर्स के साथ कि हमें एक छोटी सी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने दे दो। इसलिए यहाँ पर एक जगह है श्रीरामपुर और वहाँ पर इनको क्या करने दे देगी? एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करने दे देगी 1675 में। और ब्रिटेन वालों ने कहा कि तुम चुपचाप यहाँ पड़े रहोगे, तुम व्यापार के सिवा कुछ और नहीं करोगे, ठीक है। और व्यापार जिस एरिया में तुम्हें करना है उतना ही करोगे। और आपने यहाँ पर जो फैक्ट्री की मांग की वो सिर्फ आप एक स्टोरेज रूम की डिमांड की, तो इससे बाहर ज़्यादा आप क्या करोगे? दूसरे एरियाज को हड़पने का, क्षेत्र को हड़पने का कोशिश नहीं करोगे। तो डेनिश वालों ने कहा कि हमारा जो मुख्य कार्य है वो व्यापार तो है, लेकिन एक और हम सेकेंडरी काम यहाँ करने आए। तो क्या करना है? तो हमारे यहाँ जो सेकेंडरी काम रहेगा वो रहेगा मिशनरीज एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। इसलिए धर्म के जो प्रचार प्रसार का काम था वो उन्होंने किया। मिशनरीज को जो प्रसार प्रचार का काम किया वो ज़्यादा कार्य करते थे, व्यापार में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ये नहीं लेते थे, ठीक है। वैसे भी अगर डेनमार्क कंट्रीज है वो आप उसको देखोगे, उसकी लोकेशन, लोग वहाँ वैसे ही खुश रहते हैं, तो इतना ज़्यादा व्यापार में इन्होंने दिमाग नहीं लगाया और कुछ साल तक यहाँ रहे।
और यहाँ रहने के बाद उनको लगा कि हमें तो व्यापार में कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, इसलिए क्या करना चाहिए। तो उनकी दोस्ती किसके साथ अच्छी थी, तो मैंने कहा था कि श्रीरामपुर जो फैक्ट्री थी इसको इस्टेब्लिश करने में ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा हाथ था। तो इन ब्रिटिशर्स से जाकर मिले और ब्रिटिशर्स को कहा कि प्लीज़ हम अब यहाँ से जाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कहाँ जा रहे हो, कि हम तो वापस जा रहे हैं यूरोप। क्यों, उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार इंडिया के साथ जच नहीं रहा, हमें तो एक तो यहाँ पता ही नहीं चल रही चीज़ें, क्योंकि आपस में आप इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर चुके हो कि हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ किन क्षेत्रों में व्यापार करना है और कहाँ नहीं व्यापार करना है, किस वस्तु का व्यापार करना। कभी आप कहते हो कि ये व्यापार हम कर रहे हैं, आप मत करो। उन्होंने कहा कि हमारा एक तो व्यापार चीन के साथ चल रहा है, ठीक है, हम उस व्यापार से खुश हैं। कहाँ व्यापार चल रहा है, चीन के साथ पहले से हमारा व्यापार चल रहा है, और इस एरियाज में हम थोड़े से खुश हैं और हमें वहीं व्यापार करने दो। हमारा यहाँ जो मुख्य उद्देश्य व्यापार करना तो था, लेकिन जो सेकेंडरी जो हमारा उद्देश्य था, एक्टिविटीज़ थी हमारी, मशीनरीज के कार्यों को फैलाना था, वो हम कर चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी दोनों जगह की, टेकोबार की और यहाँ श्रीराम की, ये दोनों फैक्ट्रियाँ इन्होंने क्या कर दी, फैक्ट्रियाँ किसको बेच दी, ये दोनों फैक्ट्रियाँ इन्होंने ब्रिटिशर्स को बेच दी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को दोनों फैक्ट्रियाँ बेच कर ये कहाँ चले गए, वापस चले गए। तो ये दोनों फैक्ट्रियाँ इन्होंने किसको बेची, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को कहा कि तुम अपना ध्यान रखो, यहाँ के व्यापार को फैलाओ बढ़ाओ, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इतनी ही कहानी थी डेनिस की। वो यहाँ भारत में आए और भारत में आने के बाद सबसे पहले फैक्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश की टेकोबार में, फिर श्रीरामपुर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, थोड़े समय के लिए यहाँ रहे, व्यापार किया और व्यापार करने के बाद वापस कहाँ चले गए, वापस यूरोप चले गए, ठीक है। ये टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक था, इतना याद रखना। इस फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, सॉरी इस कंपनी की स्थापना कब हुई, फिर फैक्ट्रियों की आप ध्यान रख लेना। जो टेकोबार की फैक्ट्री है वो 1620 में इस्टेब्लिश हुई, 1675 में श्रीरामपुर की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, बंगाल में थी, ये तमिलनाडु में थी। दो ही फैक्ट्रियाँ लगभग मुख्यतः इन्होंने इस्टेब्लिश की और उसके बाद ब्रिटिशर्स को सब कुछ बेच कर कहाँ चले गए, वापस यूरोप चले गए, ठीक है। थोड़ा सा हम पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को। अगर पॉइंट पे आप देखोगे तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। उसके बाद कंपनी ने 1620 में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते द्वारा, ठीक है, टेकोबार तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ पर उन्होंने क्या की, कोठिया फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, ठीक है। लोकेशन मैं पॉइंट करा चुका हूँ कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आप लोकेशन यहाँ पर देखते रहना ताकि आपको और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। मुख्य केंद्र जो था वो उनका कौन सा था, बंगाल में था। बंगाल में कौन सा केंद्र था, श्रीरामपुर था, ठीक है। और ये सब कुछ बेचकर कहाँ चले गए थे, वापस चले गए थे, तो वो भी पॉइंट में आ जाएगा। 1845 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को किसको भेज दिया, अंग्रेजों को भेज दिया कि तुम व्यापार करो, हमारा तो चाइना के साथ व्यापार वैसे भी चल रहा है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा इतना यहाँ पर लगाव नहीं है। डेनिश कंपनी के लिए मिशनरी जो क्रियाकलाप थे वो मुख्यतः था, मैंने कहा था कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी वो मोर देन इम्पोर्टेंट देन ट्रेड, ठीक है, या कॉमर्स। आगे बात में व्यापार वाणिज्य से अधिक महत्वपूर्ण थे। डेनिश कंपनी का व्यापार केवल चीन के साथ सीमित था, वहाँ से व्यापार से खुश थे कि हमारा जितना व्यापार चल रहा है उसमें उतना ही हम खुश हैं और आगे व्यापार बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। मैं इसके साथ फ्रांसिस भी पढ़ने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि टॉपिक और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यूट्यूब पे क्लास अगर लंबी हो रही है तो आप वैसे भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो रील्स का है, क्लिक के बाद दूसरा सेकंड क्लिक थर्ड क्लिक ऐसे आते हैं, तो फिर क्लास लंबी लेने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हम कल से फ्रांसिस टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज ये पूरा आप डिस्कस कर, इसको पूरा पढ़ लेना जो हमने जो डिस्कस किया, ठीक है। और उनकी मैप पे जो लोकेशन है वो अच्छे से एक बार देख लेना कि कौन सी कंट्रीज की लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि लोकेशन पता होने से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा सा सही हो जाता है। तो लोकेशन पूरे मैप का आप जितना, चाहे वो यूरोप कॉन्टिनेंट हो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, एशिया कॉन्टिनेंट हो, अलग जितने भी जगहें हैं, ठीक है, उन सबको डिस्कस करना चाहिए। कौन सा सी कहाँ पर है, सी के साथ साथ कौन कंट्री कौन सी है, किस कंट्रीज की किससे बाउंड्री लग रही है, ठीक है, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, ये सब लोकेशन पता होने से क्या हो जाएगा, जियोग्राफी तो अच्छी होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैप तो सिर्फ हम जियोग्राफी के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, जियोग्राफी के लिए, ठीक है। मैपिंग का यूज सिर्फ जियोग्राफी के लिए हम करेंगे। मैं कहता हूँ मैपिंग का प्रयोग सिर्फ जियोग्राफी नहीं, आप हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो, हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो। इसलिए मैप को अपने साथ रखो, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि रामबाण बना दो। मैप को डेली मॉर्निंग में आप ऐसे करो कि जब आप उठते हो, उठने के 10-15 मिनट बाद डेली मैप को डिस्कस कर लो। अगर मैप को डेली डिस्कस करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो भी आपको कुछ
जगहों की वगैरह ये पता करनी होती है तो भी आपको पता चल जाएगा व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। चाहे आप IR पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो भी मैप पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार मैप को साथ में रखना तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है। और हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी पूरी मैपिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें लोकेशन और फिर हमें दिमाग में एक चीज़ बैठती जाती है किस प्रकार हमने जिस प्रकार कल ब्रिटिशर्स डिस्कस किया था कि उन्होंने किस प्रकार कौन कौन क्षेत्रों को सबसे पहले लिया और कहाँ व्यापार किया, ठीक है, कहाँ कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, कैसे एक कह सकते हैं व्यापारिक ट्रायंगल बनाया गया। तो ये सब चीज़ें एक दिमाग में बैठना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बात समझ। चलो आज हमारी क्लास इतनी ही, चलते हैं। थैंक यू सो मच।